तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रसिया ने एक बार फिर से बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की टेंशन। ईरान में उतार दिया अपना सबसे खतरनाक हथियार। इजराइल अमेरिका की उड़ी रातों की नींद। ललित मोदी को भारत लाना हुआ और मुश्किल। भगौड़े ने हासिल की वनुआतू की नागरिकता। मोदी सरकार नहीं ला पाएगी ललित मोदी को भारत। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही दिल्ली सीएम के दफ्तर से हटाई गई अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर। आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, भाजपा को बताया दलित विरोधी। मेरठ के बाद अब गोरखपुर में तोड़ी जाएगी 3 मंजिला मस्जिद। सरकार ने 15 दिन की मुस्लिम पक्ष को दी डेडलाइन। मुस्लिम पक्ष पहुंचा कोर्ट। संभल में मिली बाबरी के ऊपर बने मकानों पर सरकार ने चलवाया बुलडोजर। मुसलमानों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में 12,000 संविदा कर्मचारियों को सरकारी करने का किया ऐलान। दिल्ली वाले हुए खुश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस ने एक बार फिर से बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की टेंशन। ईरान में उतार दिया अपना सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान को एक बार फिर से पुतिन ने ताकतवर देश बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रसिया ने एक ऐसा विमान अपना ईरान भेज दिया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान को रूस ने 5th पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने ये अपनी 5वीं पीढ़ी के विमान ईरान में उतार दिए हैं और ईरान में इन लड़ाकू विमानों के उतरने से इजराइल की हवा खराब हो गई है। इजराइल अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है कि उसे किसी तरीके से रूस के इन फाइटर जेटों से बचाया जाए, क्योंकि ईरान में जो फाइटर जेट रूस ने उतारे हैं 5वीं पीढ़ी के, वो कभी भी अटैक करके वापस आ जाएंगे और इजराइल को इसकी भनक तक नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान रूस ने यहाँ पर उतार दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ललित मोदी को भारत लाना हुआ और मुश्किल। भगोड़ों ने हासिल की वनुआतू की नागरिकता। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का भगोड़ा ललित मोदी ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है। ललित मोदी 12 साल से भारत से फरार है और अब उन्होंने प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश वनुआतू की नागरिकता हासिल कर ली है। अब ललित मोदी के प्रत्यार्पण के लिए मुश्किलें मोदी सरकार की बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर अब ललित मोदी को भारत लाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वह भारत का नागरिक नहीं बल्कि वनुआतू का नागरिक हो चुका है। ललित मोदी ने नए पासपोर्ट का नंबर जारी कर दिया है। ये पासपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। ललित मोदी पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। ललित मोदी को भारत लाने के लिए भारतीय एजेंसियां पिछले 12 सालों से लगी हुई हैं, लेकिन विदेशी नागरिकता लेने के बाद ललित मोदी को भारत लाना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारत और वनुआतू के बीच कोई भी ऐसी संधि नहीं है जिसके तहत भारत के अपराधी को वनुआतू से लाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार की नींद एक बार फिर से ललित मोदी ने उड़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के संभल में मिली बाबरी के ऊपर बने मुसलमानों के मकानों पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। घर वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि संभल में मिली प्राचीन बाबरी के ऊपर बने मुसलमानों के मकानों को नगर पालिका ने चंदौसी में तोड़ना शुरू कर दिया है। मकान मालिकों ने बताया है कि मकान तोड़ने से पहले प्रशासन ने 1 घंटे पहले ही नोटिस दिया था। इसके 1 घंटे बाद ही उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को लक्ष्मणगंज इलाके में एक प्लाट की खुदाई के दौरान ये प्राचीन बाबरी सामने आई थी। इसके बाद लगातार यहां खुदाई का काम चल रहा है। अभिलेखों की माने तो 400 वर्ग मीटर में बनी बाबरी के ऊपर केवल 210 वर्ग मीटर का प्लाट ही खाली पड़ा था। इसलिए प्रशासन ने बाबरी के ऊपर मकानों को तोड़ने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर में चल रही बाबरी की खुदाई का काम 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। तब कहा गया था कि खुदाई के दौरान गैस निकल रही है। इसके बाद मुरादाबाद से
परचून पहुंची प्रदूषण विभाग की टीम ने जांच के बाद स्पष्ट किया था कि बावड़ी में किसी भी तरह की कोई गैस नहीं पाई गई है, जिसके बाद खुदाई का काम फिर से शुरू कर दिया गया और शुक्रवार यानी 10 जनवरी को एसडीएम निधि पटेल के साथ तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद दीवार के ऊपर बने मकान, जो बावड़ी की दीवार है उसके ऊपर बने जो मकान हैं उनको तोड़वाना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों को किया सरकारी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मजबूती करने में जुट गए हैं। केजरीवाल लगातार आप नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के 15 दिनों बाद एक बड़ा फैसला दिल्ली में ले लिया है। आपको बता दें कि एमसीडी में आप सरकार ने 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी है। मालूम हो कि आप जब से दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद से ही लगातार दावा किया जा रहा है कि एमसीडी से भी उसकी सत्ता छिन जाएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी द्वारा 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान करना एमसीडी की सत्ता को बचाने का प्रयास बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 2022 के दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी और भाजपा यहां पर हार गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रमजान से पहले संभल की जामा मस्जिद का रंग कराने के लिए सरकार से मांगी गई अनुमति। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर रमज़ान के अवसर पर शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट की अनुमति मांगी है। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बताया है कि एएसआई से इस बार शाही जामा मस्जिद की सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट की परमिशन मांगी गई है। वैसे तो सैकड़ों वर्षों से शाही जामा मस्जिद की रंगाई, पुताई, साफ सफाई और सजावट होती आई है। कभी एएसआई से परमिशन नहीं मांगी गई और ना ही कभी उन्होंने ऐतराज जाहिर किया, ना ही आपत्ति की और ना ही विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ शहर में शांति अमन बरकरार रहे, इसलिए परमिशन लेना मुनासिब हमने समझा है। पवित्र रमजान के महीने में रमजान से पहले रंगाई, पुताई, साफ सफाई करने की इजाजत मांगी है। सैकड़ों साल से रमजान के पवित्र मौके पर जामा मस्जिद की साफ सफाई होती रहती है, लेकिन इस मस्जिद पर विवाद हुआ, उसके बाद अब इसकी परमिशन हम मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार उनको परमिशन देगी या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में सीएम के दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की भाजपा ने हटाई तस्वीर, बीजेपी करेगी अब इसका काम। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि ये बीजेपी की दलित विरोधी रणनीति को उजागर करता है। नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके कार्यकाल में हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी होती थी, लेकिन जब हम दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने गए तो हमने देखा कि दोनों की तस्वीर उनके दफ्तर से हटा दी गई है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आपने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मेरठ के बाद अब गोरखपुर में 3 मंजिल मस्जिद को तोड़ा जाएगा। सरकार ने 15 दिनों का दिया टाइम। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मेरठ के बाद अब यूपी के गोरखपुर में बिना नक्शा पास कराए बनी 3 मंजिल मस्जिद को तोड़ने का आदेश विकास प्राधिकरण ने दिया है। मस्जिद को गिराने के लिए मुस्लिम पक्ष को 15 दिनों की डेडलाइन भी दे दी गई है। ये मस्जिद शहर के घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है, जो नगर निगम की भूमि पर पिछले साल ही बनी थी। इस मस्जिद को जीडीए यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध बताया है। विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शोएब अहमद के नाम नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लेने की बात कही गई है, नहीं तो प्राधिकरण स्वयं
ध्वस्तीकरण करेगा और इसका खर्चा भी वसूल करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। वहीं मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में इसकी अब सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि सरकार इस मस्जिद को छोड़ेगी या फिर तोड़ेगी, क्योंकि अब तक सरकार लगातार मस्जिदों को तोड़ने का काम कर रही है।